हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बिहार के पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो आपका 7 अगस्त को है री एग्ज़ाम, साथ ही आपकी बिहार की वैकेंसी पुलिस की आने वाली है 1,22,000 के समथिंग आपकी पुलिस वैकेंसी आने वाली है। उसको लेकर आपके बिहार पुलिस को लेकर हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपकी बिहार के पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित या बिहार का कोई और भी एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा है, और उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है आपका कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु होती है, जब ताप में जब वृद्धि होती है तो उसकी विमाओं में भी वृद्धि होती है। तो उस वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसे तापीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक है। जब क्षेत्रफल में प्रसार होता है तो उसे क्षेत्र प्रसार कहते हैं। वहीं आपका रेखिक प्रसार, जब आपकी लंबाई में प्रसार हो तो रेखिक प्रसार, आयतन में प्रसार हो तो आयतन प्रसार। लेकिन यहाँ किस में है? तो ताप में हो रहा है, तो इसलिए तापीय प्रसार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा कि जो आपकी 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। यानी कि जो 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे भारत के कुल कितने भूभाग पर कितने परसेंटेज क्षेत्र वन, यानी कि कितने भाग पर आपकी वन है, तो वो आपकी 21.62 है। कितने हैं? 21.62। और होने कितने चाहिए? तो होने आपके 33% चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार क्या हमारे 33% पर वन होने चाहिए, लेकिन कितने हैं? तो 21.62 हैं। ठीक है। आगे हम चलेंगे इसी में। नेक्स्ट रहेगा आपका इसी क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले आपके WC रोजन ने किया था। किसने किया था? WC रोजन ने। और कब किया था? तो 1968 में किया था। ठीक है। और इन्होंने जैव विविधता को, जो अंग्रेजी में है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको भी नाम इन्होंने ही दिया था, बायोलॉजी डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। तो ओजोन परत के संरक्षण से आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन और किगाली समझौता, ये सभी जो हैं वो आपके ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित हैं। ठीक है। अभी आता है वियना कन्वेंशन। तो इसका जो आयोजन ये अपनाया गया था तो ये आपका 1985 में। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका 1987 में। वहीं आपका जो किगाली है वो 2016 में अपनाया गया था। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। तो किस मद पर? तो जो आपकी परिवहन मद होता है उस पर सर्वाधिक धनराशि जो है वो व्यय की जाती है। ठीक है। और जो परिवहन के बाद आपकी रक्षा पर आती है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर कि मुगल नौसेना, नेक्स्ट है आपकी कि मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था। तो जो मुगल नौसेना थी उसका जो नौसेना होता था तो वो आपका मीर बख्तर हो रहा था। क्या? मीर बहर। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि रंग पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है। तो जो रंग लेपो जो पेंट होती है उसके जो संयुक्त जो ग्रुप होते हैं उसमें आपका किसको यूज किया जाता है? तो सिलिकॉन को। किसको? सिलिकॉन को यूज किया जाता है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो किस अधिनियम के तहत? तो ये जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था उसके तहत आपके भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 9वां, ये आपका थोड़ा सा बड़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद व उसमें निहित प्रावधान को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो प्रावधान है उसे सुमेलित करना है। तो जो
संसद संघ सूची के विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित किया जाता है। तो ये इसका जो आपका रहेगा विधि पारित किया जाता है तो अनुच्छेद 138 हो जाएगा। ठीक है, इस वहीं आपका नेक्स्ट आता है कि संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार कर सके। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपके अनुच्छेद 139 के अंतर्गत आता है। फिर है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर असंबंधित होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है ये आपका अनुच्छेद 141 के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पर, आगे है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्वलोकन करता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने निर्णयों का जो पुनर्वलोकन होता है वो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत करता है। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा वो आंसर हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका जिसमें एक पैटर्न दिया गया है 10वें क्वेश्चन में कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगी। ठीक है, तो वो हमें बतानी है। तो 5 का 6 का क्यू 217 होता है, वहीं 5 का क्यू होता है 126, 125 + 1 और 217 216 हो जाएगा, 216 + 1। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो 217 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो 5Q + 1 का है, 6Q + 1, 6Q यानी कि 216, 216 और 1 17 हो जाएगा। वहीं 5 का Q 125, 125 और 1 + 27 हो जाता है। ठीक है, 26 हो जाएगा। तो इस तरीके का जो इसका आंसर है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका 11वां क्वेश्चन आएगा। तो 11वां क्वेश्चन है कि चांद बीवी का संबंध है। तो चांद बीवी का संबंध किससे है? तो चांद बीवी का जो संबंध है वो अहमदनगर से है। साथ ही ये जो चांद बीवी थी, ये चांद बीवी आपके मुग़ल अकबर के समकालीन थी। सही, ये समझौते के जो हुआ था उसके दौरान, और साथ ही ये 1595 में अकबर के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा हेतु चांद बीवी सर्वाधिक जानी जाती थी। वह बीजापुर की संरक्षिका भी थी। ठीक है, और ये पुत्री थी आपकी हुसैन निजाम की, ये पुत्री थी चांद बीवी। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित थी? अहमदनगर से। 12वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक सर्वाधिक निकाय कब बना? तो सेबी जो है वो सर्वाधिक निकाय जो है वो 1992 में बना था। ठीक है, और इस सेबी का जो गठन हुआ था वो 1988 में हुआ था। ठीक है, 1988 में इसका गठन हुआ था, लेकिन ये जो नियम जो सर्वाधिक निकाय है वो 1992 में हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। 13 है कि अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। जो अक्षर है उसका एक अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? तो अंक नहीं है। बाकी अक्षर, मोक्ष, वर्ण, अविनाशी, ये सभी अक्षर के अर्थ हैं, लेकिन जो अंक है वो इसका अर्थ नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा 14 क्वेश्चन है आपका कि 8000 का वार्षिक 14 है आपका कि 8000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजक चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो इसे हमने जो आपका मूलधन हो गया 8000, वहीं जो दर है वो 15 हो जाएगी, समय आपका 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका हमें समय का सूत्र आप रखोगे, उसी के साथ ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। जब मिश्र धन का आप सूत्र रखोगे तो आपको मूलधन की जगह पे मूलधन और पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा मिश्र धन वाले सूत्र से। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, जो आप इसे सॉल्व करोगे तब जब आपका आंसर निकलेगा वो 09 हो जाएगा। फिर इसमें से आप अपना 8000 को माइनस करोगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आंसर होगा आपका 3109। कितना होगा? 3109। तो ये इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है 15वां क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही कथन होगा कि पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः शल्य होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने और पैरों तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो ये गलत है। फिर है कि एवीज वर्ग होमियोथर्म्स होते हैं। तो एवीज वर्ग जो हैं वो होमियोथर्म्स होते हैं, ये सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 वाला आपका कथन सही है। ठीक है, 16वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पौधे की पत्ती की कोशिकाओं से जल के लगातार बाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दबाव अधिक होता जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दबाव कम रहता है।
कम रहता है। वहीं है आपका कि विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर तना पत्ती की ओर खींचता है। पौधों में जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है। पौधों को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें हमें असत्य कथन हमें बताना है। तो इसमें जो आपका असत्य, क्योंकि इसका जो सही है वो केवल और केवल आपका चौथा ही है, बाकी के सारे गलत है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कि पहला दूसरा तीसरा आपके गलत है, केवल चौथा सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। 17वां क्वेश्चन है आपका कि जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। जो जेट स्ट्रीम है उस नामक की जो पवन पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ये एक तरीके से छकड़ी पट्टी है जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी रूप में प्रभावित होने वाली ध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 18वां क्वेश्चन पर। तो 18वां क्वेश्चन में जिसमें आपका एक पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है कि आकृति ए है वो एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बी से संबंधित है। आकृति ए आपकी निश्चित पैटर्न से बी से संबंधित है। ठीक है, वहीं जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति जो सी है वो डी से संबंधित होगी। तो डी की जो आकृति होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो डी आकृति क्या रहेगी वो हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको ऐसे सीधा कर दिया है और इधर से ये इधर मोड़ा दिया है। तो जब इसको हम सीधा करेंगे तो ये जो एरिया है वो ऐसी हो जाएगी और जो इस वाले को हम इधर करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका, ये जो है इसको ऐसे करना है। तो इसका जी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कैसे क्या हुआ है। 19 क्वेश्चन है आपका कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये जो 19वां क्वेश्चन है ये किसने कहा था, तो ये जो आपके पोलैंड के खगोल शास्त्री थे कोपरनिकस। किसने, कोपरनिकस थे। उन्होंने कहा था कि सौरमंडल केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है आपका कि मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मद ए मास नामक भूमि अनुदान किया जाता था। मिल्क या मद ए मास, तो ये जो आपके संत और विद्वान होते थे उन्हें ये भूमि दी जाती थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 है आपका कि हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है। तो जो आदित्य L1 का जो प्रक्षेपण है वो आपके PSLV C57 रॉकेट से किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है आपका कि 228 के 3.5% स्टॉक का जो रेट है वो आपका 94 की दर से मूल्य कितना होगा। तो 94 की दर से कितना मूल्य होगा ये हमें बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 2632 हो जाएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। तो वर्तमान में जो आपके भारत के वित्त सचिव हैं वो टी.वी. सोमनाथ है। कौन है, टी.वी. सोमनाथ। ठीक है, वहीं और भी हैं, जैसे विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। गृह सचिव कौन है, तो गिरधर अरमाने हैं। वाणिज्य सचिव तो सुनील वर्धवाल हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 24वां कि पृथ्वी की भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़न कमानियों के सदृश होती हैं। इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 आपका कि निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो निजाम उल मुल्क के संदर्भ में जो आपका कथन है वो कौन सा सही होगा, असत्य हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो सी हो जाएगा कि इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में आपका कि 25वां है कि निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो जो निजाम उल मुल्क थे उनसे संबंध की वे हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, ये कथन गलत है। क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की जो नीति थी वो नहीं अपनाई थी। बाकी के वो दक्कन के वायसराय के खिताब प्राप्त किया था, ये सही है। और 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, ये भी सही है। और इनकी जो मृत्यु थी वो
1748 में हुई थी, ये भी सही है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 26वां, जिसमें पूछा गया है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से सही कथन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तो ये गलत है, क्योंकि वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है, चाहे विधानसभा का सत्र हो या नहीं हो, तो ये भी गलत है। ठीक है, आगे है कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो ये कथन आपका सही है और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 27 क्वेश्चन आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त होती है। तो जो केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की जो शक्ति है वो आपके अनुच्छेद 282 के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 75 है उसके अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र द्वारा राज्य को अनुदान दिया जाता है, केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाता है। लेकिन जो आपका 282 है वो केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति होती है, किसके पास, तो लोक प्रयोजन। ठीक है, आगे है 28 क्वेश्चन आपका कि दिए गए श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो FLQUX है, तो इसका अगला पद हमें बताना है। तो F के बाद जो L है वो आपका +6 है, कितना है, +6। फिर L के बाद Q +5 है, Q के बाद U जो है वो +4 +3, तो +2 आएगा हमारा। तो x के बाद +2 करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा z हो जाएगा। इसीलिए आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन कि क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है। जो क्षुद्रांत होती है उसकी कितनी लंबाई होती है, तो उसकी आप 7.5 मीटर की लंबाई होती है और ये एक कुंडलित नली होती है। कैसी होती है, कुंडलित नली होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 30 क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो लसिका होती है उसके बारे में विचार करना है। विचार करने के बाद हमें गलत कथन पर टिक लगाना है। तो लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि लसिका में प्लाज्मा और RBCS पाया जाता है, जबकि WBCS अनुपस्थित होता है या अभाव रहता है। तो ये कथन आपका असत्य है। ठीक है, तो ये जिसका जो हमें गलत कथन निकालना था, तो ऑप्शन बी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पहला कथन है वो सही है, दूसरा गलत है और गलती हमसे पूछा गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन आपका। तो 31 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। गुंटूर जिला जो था उसमें एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, तो वो कौन सा था, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका था डुगरीला। कौन सा, डुगरीला गोपाल कृष्णिया। क्या था, डुगरीला गोपाल कृष्णिया के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था आपका गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 32 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र रेखा सबसे अधिक है। तो ये जो देश दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो समुद्र तटीय रेखा जो है सबसे बड़ी या लंबी किसकी है, तो इसका आंसर आपका 32 का हो जाएगा कनाडा की। और कनाडा की जो रेखा है वो कितनी है, तो ये आपकी जो रेखा है वो 2,02,080 किलोमीटर की है, 2,02,080। इसके बाद आपका नॉर्वे आता है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ग्रीनलैंड है, रूस है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 33 पर। तो 33 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। तो गर्म धारा कौन सी है, तो जो आपकी सुषमा धारा है, सुषमा धारा ये आपकी गर्म धारा है। ठीक है, और जो लैम्ब्राडोर धारा, ओयासियो, पेरू, ये जो धाराएं हैं ये प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं, कहाँ की है, प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका 34 क्वेश्चन कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है तो उसे हम अग्र प्रसूत कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्य प्रसूत। ठीक है, फिर आता है दत्तक। तो दत्तक होता है कि जो हम गोद ली हुई जो संतान होती है उसे दंतक कहते हैं। अतंजय, तो ये आपकी जो निचली जाति में जो उत्पन्न होते हैं उन्हें अतंजय कहते हैं। ठीक है, वहीं आता है आपका प्रसूत। तो प्रसूत क्या होता है, ये आप हमें कमेंट में बताएगा कि प्रसूत किसे कहते हैं। फिर आएगा आपका 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण का बहुलक है। तो जैव निम्नीकरण का बहुलक क्या है, तो जो आपका नायलॉन 2 और नायलॉन 6 जो है ये आपका जैव निम्नीकरण का बहुलक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
36 क्वेश्चन है आपका कि बैले जली की सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो बैले जली की जो सहायक संधि थी उसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन ए है कि सहायक संधि प्रथा के अनुसार असहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, तो ये आपका सही है। फिर आता है कि ब्रिटेन सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, तो ये गलत है आपका, हमसे गलत ही पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर है 37 क्वेश्चन कि किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की नीति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण किसके लिए है। यानी कि जब कोई बस चल रही होती है और उसमें से कोई यात्री निकलता है तो वो किस दिशा में, जो बस की जो गति होती है उसी दिशा में गिरता है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये आपका जो गति का जो जड़त्व नियम होता है उसका उदाहरण है। ठीक है। और गति के नियम किसने दिए हैं ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कि गति के नियम किसने दिए हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। आगे रहेगा 38 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया गया है। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो 39 क्वेश्चन रहेगा आपका कि वर्ष 2023 के में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या थी। जो वर्ष 2023 में आपका जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी कि इन्वेस्ट इन फॉर प्लांट, क्या है, इन्वेस्ट इन फॉर प्लेनेट। ठीक है। 40 क्वेश्चन रहेगा आपका। तो 40 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। यानी कि वह कौन सा आंदोलन था जब वंदे मातरम जो नारा था उसका सबसे ज़्यादा यूज किया गया था। तो ये जो आपका स्वदेशी आंदोलन था उसके द्वारा इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका यूज किया गया था। ठीक है। तो 40 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो जर्मनी का कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है। अचेन बेसिन है, सार बेसिन भी है, रूर घाटी भी है, लेकिन जो रोनेन बेसिन है वो आपका जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो ये जो आपका लॉरेन बेसिन है ये किस चीज़ का है, तो ये आपका फ्रांस में अवस्थित है। कहाँ पर, फ्रांस में है, इसलिए ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट होता है। 42 क्वेश्चन रहेगा आपका। पूछा गया है कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करना है। कैसे करना है, पूर्व से पश्चिम को व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से जब हम करेंगे तो सबसे पहले आपका मिजोरम आएगा, मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा भी आएगा, त्रिपुरा के बाद आपका पश्चिम बंगाल भी आएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद जो आएगा वो आपका झारखंड होगा। तो झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो अक्षांश की जो आपकी 23.1 जो उत्तरी अक्षांश होता है उसे ही हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो भारत में से जो आपकी कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने से गुजरती है, 8 से। कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 है कि जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग कौन सा होता है। जो जंतु होते हैं वो घास को जब खाते हैं तो जल्दी जल्दी वो उसे निगल लेते हैं और अपने एक भाग में उसे भंडारित यानी कि स्टोर कर लेते हैं। तो वह कौन सा भाग होता है, उस भाग को क्या कहते हैं। तो वो जो भाग होता है उस भाग को रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमेन, यानी कि जो उनका प्रथम अग्नाशय होता है उसे कहते हैं। फिर वहीं से वो उस जो उनका जो भाग होता है जिसमें उन्होंने अपना जो भोजन है वो इकट्ठा किया है, वहीं से वो थोड़ा थोड़ा भोजन लेते रहते हैं और उसे चबाते हैं। तो उनकी जो चबाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी गांव में अगर आप रहते हैं तो वहाँ देखा होगा कि जो जानवर होते हैं जैसे भैंस हुई, गाय हुई, तो वो जुगाली करते हैं और उनके मुंह से फसूकर निकलता रहता है। हम आपको बता दें जो उनके मुंह से जो फसूकर सा निकलता है वाइट वाइट, उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है। आगे हम चलेंगे इसी में 44 पर कि पोटैटो सिम्पन ट्यूबर रोग किससे होता है। तो जो आपका पोटैटो सिम्पडन जो ट्यूबर रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो ये जो रोग है ये आपका
वायराइड है। क्या है? वायराइड रोग के कारण होता है। और इस रोग का जो संक्रामक जो है वो कब पता लगाया गया था, इस वायरस को कब खोजा गया था? तो इसको आपको 1971 में खोजा गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। और एक बात ये भी है कि जो आपका ये वायराइड रोग होता है ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही संक्रामित होता है, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में चला जाता है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सुमेलित करने के बाद हमें इसका सही आंसर बताना है। तो आपका एक साइड है एंड्रयू फ्यूजेर, एंटी मैकडोनल्ड, कॉलिन स्टॉक, मैनफ्रीड, थॉमस रॉबसन। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा पहले का हो जाएगा तीसरा, पुलिस आयोग से संबंधित है। एंटनी मैकडोनल्ड जो हैं वो आपके अकाल आयोग से संबंधित हैं। कॉलिन स्टॉक मैनफ्रीड जो हैं सी है जो आपके वो सिंचाई से संबंधित हैं। थॉमसन रॉबर्ट आपके रेलवे आयोग से संबंधित है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका 46 क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसे इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। यानी कि नीति आयोग के जो तत्वों की जो आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? तो ये जो आपके केसी व्हीलर, कौन थे? केसी व्हीलर थे, उन्होंने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो 47 है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये किसने कहा था कि राष्ट्रपति को जो आपातकालीन अधिकार दिया गया है वो संविधान के साथ एक तरीके से धोखा है? तो ये जो आपके के.एम. नाम्बियर थे, के.एम. नाम्बियर ने ये कहा था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 48 क्वेश्चन है आपका कि जल जो है H2O का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो वो आपका हो जाता है 18.02 U। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब ये मैथ से संबंधित आपका क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा 48 के बाद आता है 49। ये क्वेश्चन है आपका, इसे सॉल्व करना है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सूत्र होते हैं उन्हें ये खोल के रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा। और ये सूत्र कौन सा है? तो ये आपका है a² + v² + 2ab बराबर a + v² का ये पूरा सूत्र है। ठीक है, जब इसे हम खोलेंगे पूरा सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकलेगा वो 6 निकलेगा। कितना निकलेगा? 6। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 50 क्वेश्चन पर। तो 50 क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था? राष्ट्रीय हित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था। तो जो आपका 2021 और 22 के जो बजट था उसमें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था। ठीक है, और इस पर आपका जो खर्चा था वो आपका काफ़ी बड़ा खर्चा था, क्योंकि 19,744 करोड़ रुपए की इस पर लागत राशि पर खर्च मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका यही समाप्त होता है 50 क्वेश्चन का। ऑप्शन डी 20 सही है। 51 है आपका कि 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक लेखिका को दिया गया है? तो जो 32वां सरस्वती सम्मान है ये आपकी किस भाषा के लेखिका को दिया गया है? तो ये तमिल को दिया गया है। किसको? तमिल भाषा को। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर चलेंगे कि 52वां क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो हमें गलत कथन की पहचान करनी है, तो इसमें जो आपका गलत कथन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 53 क्वेश्चन है आपका कि माउंट थुलियर, जो माउंट थुलियर है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो माउंट थुलियर आपका ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। ठीक है, और ये जो आपका अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक यानी कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो सैंडल पीक है। कौन सी है? सैंडल पीक। सैंडल पीक के बाद आपकी आती है आपकी माउंट थुलियर। ठीक है, आगे हमें आपका 54 क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? तो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो जो आपकी दक्षिण कोयल नदी है, कौन सी? दक्षिण कोयल नदी जो है वो भारतीय गंगा नदी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे रहेगा आपका 55 क्वेश्चन कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाता है? किस बिंदु पर? तो 160 डिग्री पर जो फ़ारेनहाइट तापक्रम होता है वो सेंटीग्रेड के तापमान का दुगना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 56 क्वेश्चन। तो 56 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगतियों में अभिधम पिटक को जोड़ा गया था? तो जो अभिधम पिटक है वो आपकी तृतीय बौद्ध संगति में जोड़ा गया था।
ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति में प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो थी वो आपके अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति आपकी वैशाली में हुई थी और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय जो बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसी टाइम पर आपके अभिधम पिटक को जोड़ा गया था, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 57 पर। 57 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो वह कौन सी फिल्म है जिसे 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है दी फेयरवेल मेंस। क्या है? दी फेयरवेल मेंस, ठीक है। आगे चलेंगे 57 के बाद आएगा हमारा 58, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो जो आपके खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर को आपका विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन है आपका कि चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? यानी कि जो चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के लिए अगर रखरखाव के लिए कोई भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो उसे शालाभोग कहते थे। क्या कहते थे? शालाभोग कहा जाता था, ठीक है। आगे रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें 60 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो पौधे के गांठ गठन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये जो आपका बोरॉन होता है तो बोरॉन आपका तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है। बोरॉन पौधों के आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसमें दलहनी पौधों में ग्रंथि का गठन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आपका। तो 61 क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा मेडेडियन बीमारी नहीं है? तो इनमें से वह कौन सी है जो आपकी मेडेडियन बीमारी नहीं है? तो ये जो आपकी क्राइड्यूचेट सिंड्रोम है, क्राइड्यूचेट सिंड्रोम ये आपकी मेडेडियन बीमारियों में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान कौन सा नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो ये जो आपका रानी दुर्गावती बिहार से संबंधित है तो ये गलत है क्योंकि ये जो रानी दुर्गावती थी ये आपकी बिहार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो और बाकी के आपकी सभी सही हैं कि रानी दिदिहा ये कश्मीर से हैं, रुद्रमा देवी आपकी आंध्र प्रदेश से हैं, रजिया सुल्तान आपकी दिल्ली से हैं, ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 है। 63 क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो जो बंगाल की खाड़ी के जो तटवर्ती क्षेत्रफल होते हैं वहाँ पर चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो ये जो आपका है कि बंगाली की खाड़ी में जो ताप के कारण अत्यधिक जो ताप होता है उसके कारण जो चक्रवात होते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो 63 के बाद आएगा आपका 64 क्वेश्चन। तो 64 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है और क्वेश्चन है आपका कि चंबल घाटी के जो खो गड्ढों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? यानी कि जो चंबल की खाड़ी है वहाँ जो आपको खड्डे मिलते हैं, खो खड्डे मिलते हैं, वो किस तरीके का जो अपरदन हुआ था? तो जो आपका अवनलिका अपरदन का कारण है। क्या है? अवनलिका अपरदन का प्रारूप है एक तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन 65 है कि यदि P पति है Q का और R माता है S की तो S और Q की तो P से R का क्या संबंध है? ये आपसे संबंध पूछा गया है। यानी कि जो आपके P है तो P आपका पति है, किसका पति है? Q का है, ठीक है। जो P है वो आपका Q का पति है, ठीक है। और ये Q आपकी पत्नी हो गई, ठीक है, पति पत्नी हो गए। फिर जो S है, S की माता है R जो है वो S और Q की माता है। अब हमसे पूछा है कि P का R से क्या संबंध है? तो P से जो आपका R से जो संबंध रहेगा वो सास का होगा। किसका होगा? सास का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 66 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अवकेंद्री तथा असंरक्षी है? तो इनमें से वह कौन सा बल है जो आपका अवकेंद्रीय
तथा संरक्षी है। तो ये जो आपका घर्षण बल है ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 67 क्वेश्चन है आपका कि 24वां शंघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। जो आपकी 24वां शंघाई आयोजन संगठन की जो आगामी बैठक है उसका आयोजन किस देश में किया गया है। तो 67 का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। क्या रहेगा? कजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 कि निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो वह कौन सा देश है जहाँ पर पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो वो है आपका ओमान। कौन है? ओमान। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट पर 69 पर। 69 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से आपके किसी गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। तो उन्होंने लहना को किया था। किसको? लहना को, ठीक है। 70 क्वेश्चन है आपका कि विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। तो जो विधान परिषद होती है वो आपकी सामान्य विधेयक को कितने, तो 4 महीने तक रोक सकती है, ठीक है। आगे रहेगा 72 क्वेश्चन आपका। तो 72 क्वेश्चन है, सॉरी गाइस, 71 कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। तो किस अनुच्छेद के तहत है। तो 71 का जो आंसर रहेगा वो आपका अनुच्छेद 136(2) हो जाएगा। क्या रहेगा आंसर? 136(2) हो जाएगा, जो कि विधानसभा के अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 72 क्वेश्चन रहेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो जो 72वां क्वेश्चन है आपका किस अपवाह तंत्र का है। तो अनुवर्ती अपवाह तंत्र का ये उदाहरण है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। आगे रहेगा 73 क्वेश्चन है आपका जिसमें सूची है, सूची को आपस में मिलाना होगा। तो 73 जो क्वेश्चन है वो रहेगा कि एक खमीर आपका किससे संबंधित होता है। तो खमीर आपका किण्वन से होता है। किससे? किण्वन से, ठीक है। सोया जो लेसिथिन होता है तो सोया लेसिथिन आपका पाइसिक एसिड से संबंधित होता है। ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइल टोल्यून जो होता है वो आपका प्रतिऑक्सीकरण से संबंधित होता है। किससे होता है? प्रतिऑक्सीकरण से। वही जो आपका बेंजोल पेरोक्साइड है तो बेंजोल पेरोक्साइड आपका विरंजक से संबंधित होता है, ठीक है। इसी में आगे चलेंगे हम कैल्शियम सार्बेट। तो जो कैल्शियम सार्बेट होता है वो आपका परिरक्षक से संबंधित होता है। किससे होता है? परिरक्षक से, ठीक है। और जो आपका खमीर था वो किण्वन से संबंधित था। सोया लेप्सिन आपका पाइसिन से। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलेंगे 74 क्वेश्चन है आपका कि ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है क्या कहलाता है। तो वह ऐसा कौन सा मामला होता है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होता है। तो 74 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा वारंट मामला। कौन सा मामला होता है? वारंट मामला होता है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(10) में ये वारंट मामला दिया हुआ है, ठीक है। अब चलेंगे हम 75 पर। तो 75 क्वेश्चन है आपका जिसमें सूचियों को मिलाना है। धारा 371 जो है वो आपकी दासों का ऐतिहासिक व्यवहार से संबंधित है। वहीं धारा 72 आपका वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से संबंधित है। धारा 70 आपकी जो है की धारा 370 है वो दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना से संबंधित है। धारा 374 जो है वो आपकी विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम से संबंधित है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर हम चलेंगे 76 पर कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए की गई है। तो जो समान संहिता की जो परिकल्पना है वो आपकी, तो इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो नागरिकों के लिए, किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है कि निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी है। तो मोटापे से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हैं वो हमें आपको बतानी है, ठीक है।
तो जो 77 क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा। जैसे कि आपका कैंसर हुआ तो कैंसर आपकी मोटापे से संबंधित है। वहीं आपका जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ आपकी मोटापे से संबंधित है। और ऑस्टियोथायराइड्स होता है वो भी मोटापे से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा 78 क्वेश्चन आपका कि केवल प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है। तो जो प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है इसका अर्थ होता है कि कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के समान नहीं होता है। तो ये आपका विशिष्ट अर्थ हो जाता है कि प्रत्येक मानव स्वयं में ही विशिष्ट होता है, वो किसी के साथ या किसी के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विशिष्ट है हर चीज़ में, योग्यताओं में, रुचियों में, प्रतिभाओं में, सब तरीकों में समान नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। वहीं आपका 79 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो भारतीय संविधान की वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान करते हैं। तो वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15(4) और 16(4). ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। वहीं आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य सैनकोटा गैप का परिवहन है। कौन सा सैनकोटा गैप। तो सैनकोटा गैप का जो परिवहन है वो आप तिरुवनंतपुरम मदुरई में है। कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम मदुरई में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसी में आपका कि मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो मेंडल जो है उन्होंने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो 81 जो क्वेश्चन है, 81 का जो आंसर हो जाएगा वो सहलग्नता। तो मेंडल ने सहलग्नता सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, बाकी आपके पृथक्करण, प्रबलता, स्वतंत्र अपव्यूहन, इन तीनों का ही किया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है आपका कि सूत्री विभाजन के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है। तो सूत्री विभाजन के दौरान जो कौन सी व्यवस्था होती है जो आखिरी में आएगी। तो जो आपकी टेलोफेज होता है, कौन सी, टेलोफेज जो होता है वो सबसे आखिरी में आता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 83 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसकी जो शुरुआत है वो आपकी 2016 में की गई थी, 1 मई 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन आपका कि जो पुस्तक है दी गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। तो दी गोल्डन ईयर्स के जो लेखक हैं वो आपकी रस्किन बॉन्ड है। कौन है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आगे है आपका 85 क्वेश्चन। तो 85 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सी जोड़ी है जो आपकी सुमेलित नहीं है। तो वो आपकी इथोलॉजी है। कौन सी है, इथोलॉजी, जो कि आपकी नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ये दिया गया है, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है। जो इकोलॉजी होती है वो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, किसका करता है, मानव जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन करता है, इसलिए जो आपका इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा 86 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरुआत की गई है। तो सुजलाम सुफलाम जल अभियान जो है वो किस सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो जो 86 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा गुजरात राज्य के द्वारा आपकी सुजलाम सुफलाम जल अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे है आपका 87 की भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा जो झीलों की संख्या है वो आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। 88 क्वेश्चन है आपका, जो कथन दिए गए हैं उन्हें देखना है और उसके बाद हमें आंसर, सही आंसर बताना है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो ये है कि कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के कार्बो ऑक्साइड के अपचयन, क्या है, ऑक्साइड के अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों ही सही है। ठीक है, फिर आता है 89 पर हम चलेंगे। तो 89 क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है कि एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है कि नेत्रता की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है, ये कथन आपका एकदम सही है। ठीक है, फिर आगे है आपका 90 क्वेश्चन है टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है। तो जो आपकी टी कोशिका है ये एक तरीके की
रक्त कोशिका आती है। कैसी है? रक्त कोशिका है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 91 पर कि निम्नलिखित में से किसी को पोलर फ्रंट थ्योरी अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो जो पोलर फ्रंट थ्योरी है ये आपके अनिवार्य रूप से संबंधित है किससे? तो इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो रहेगा आपका पोलर थ्योरी जो है, तो ये जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे और ये ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है। कैसा है? जो पोलर फ्रंट थ्योरी है ये आपकी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 92 आपका टकलामकान। जो टकलामकान जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो मरुस्थल आपका मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, आगे है 93 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो 93 में है कि जो कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं होता है, तो जो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो संबंध है वो आपका समवर्ती सूची में शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो 94 क्वेश्चन है आपका 94 है कि जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन संरचनात्मक परिवर्तन होता है? जब कोई अर्थव्यवस्था होती है वो आपकी विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो उसमें आपका जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, ये नहीं होता है, इसलिए कथन आपका गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 95 कि बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो बिहार का जो मैदानी भाग है वो उस कुल क्षेत्रफल का आपका 96% है। ठीक है, अब ये आपका इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। इसमें हमें प्रपोजिशन बताना है कि आर यू नर्वस। कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका है 96 कि आर यू नर्वस अबाउट द एग्ज़ाम, यानी कि आप एग्ज़ाम के लिए नर्वस हैं। तो ये इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो ये मुर्की जो वर्ड है उसका हमें एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, मुर्की मीन्स होता है आपका चमकीला, मतलब कि भद्दा टाइप, और इसका आंसर सही हो जाएगा तो इसका रहेगा एफ्यूलगेंट। कैसा? एफ्यूलगेंट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है आपका कि फौनवार एक नाम है। तो जो फौनवार है वो किसका नाम है ये आपको बताना है। तो जो 98 क्वेश्चन है ये आपकी एक तरीके की नस्ल है। किसकी नस्ल है? तो ये आपकी जो पौनवार एक गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की। ठीक है, फिर आता है 99 क्वेश्चन कि कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो कजरी है वो आपका कजरी जो है वो आपके उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड और यूपी ये दोनों का ही, ऑप्शन में आपका ये यूपी दिया है तो यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि अजातशत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अजातशत्रु उपनाम से जो है वो कौन जानते हैं? तो अजातशत्रु के जो उपनाम है उन्हें आप किसे जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो राजेंद्र प्रसाद को भी जाना जाता है अजातशत्रु के उपनाम से। तो ये सीरीज़ हमारी जो 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ थी वो यहीं समाप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।